नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जो कि गायक था और वो बंबई शहर में आया, लेकिन न तो वो गायक बन पाया ना वो म्यूजिक डायरेक्टर बन पाया। तो बना क्या, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं आपके और मेरे प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का। मैं जिस इंसान के बारे में बता रहा था उस इंसान का नाम था राज खोसला। जी हाँ, राज खोसला हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े और बहुत ही समझदार डायरेक्टर थे। वो आए थे म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। वो एक्चुअल क्या थे कि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे सिंगर थे। तो किसी ने उसको कहा कि यार तुम तो धुनें बहुत अच्छी बनाते हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, बम्बई में जाके म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए बम्बई शहर आ गए, लेकिन यहां आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि नहीं मैं गलत था। ऐसी सिंगिंग में कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन फिल्म में गाना एक अलग बात है। और इस तरह से वो न गायक बन पाए न म्यूजिक डायरेक्टर बन पाए। अब उनके दिमाग में आया कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उनको म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस थी। तो वो सीधे यहां पे आने के बाद में गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। क्योंकि गुरुदत्त साहब भी खुद म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस रखते थे। गुरुदत्त साहब जो थे वो डांस डायरेक्टर भी थे, डांसर भी थे और डांस की नॉलेज रखते थे। और उनको बहुत कुछ मालूम था कि फिल्म के अंदर कैसे गाना पिक्चराइज किया जाता है, कैसे गाना रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह का गाना होना चाहिए, पब्लिक क्या चाहती है। तो राज खोसला जी उनके साथ में असिस्टेंट बन गए और उनके साथ काम करते करते काफी दिन हो गए। एक दिन राज खोसला साहब गुरुदत्त जी के पास गए। बोला, गुरुदत्त जी मुझे एक फिल्म मिल रही है और अगर आपका आशीर्वाद हो तो। बोला, बिल्कुल करो भाई, मुझे तो खुशी होगी। तो उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की। उस फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, गीता बाली, जॉनी वॉकर, महमूद। और इस फिल्म का संगीत दिया था एन दत्ता साहब ने। और यह फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म कोई खास नहीं चल पाई। लेकिन गुरुदत्त जी जानते थे कि राज खोसला में वो बात है जो नए डायरेक्टरों में नहीं है। तो उन्होंने बाद में उनको अपनी फिल्म सीआईडी में चांस दिया, जो गुरुदत्त बैनर के अंडर में बनी थी। और ये सीआईडी फिल्म इतनी जबरदस्त चली, इसमें भी देव साहब और जॉनी वॉकर। तो ये फिल्म इतनी जबरदस्त चली साथियों, उसके बाद उनकी बहुत सी फिल्में आई साथियों। दो रास्ते हैं, मेरा गांव मेरा देश है 16वां साल आई 1958 में। 1960 में आई बंबई का बाबू। 1962 में आई एक मुसाफिर एक हसीना। 1964 में आई वह कौन थी। 1966 में आई मेरा साया। 1969 में आई दो रास्ते। 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश। 75 में आई प्रेम कहानी। 76 में आई नहले पे दहला। 78 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की। और 1980 में आई दोस्ताना। इसके बाद एक फिल्म उनकी आई, ना आई के बराबर थी, वो फिल्म थी दासी। इसी बीच में राज खोसला साहब बहक गए थे। बहक मतलब इसमें आप सब कुछ आ जाता है। मैं किसी भी इतने बड़े अच्छे डायरेक्टर को इतने कुछ उनके बारे में कहना चाहता हूं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो दिमागी तौर पे बहक गए थे। इतने बड़े डायरेक्टर, इतने गुणी डायरेक्टर। पवन कुमार जी की फिल्म थी माटी मांगे खून, जिसमें इतना जबरदस्त पैसा लगवा दिया राज खोसला साहब ने। उदयपुर में शूटिंग की, बॉम्बे में शूटिंग की, और उस फिल्म की 13 रील बनने के बाद में
राज खोसला कहते हैं नहीं यार ये कहानी में दम नहीं, अब दोबारा से ये कहानी को ठीक करना पड़ेगा, ये 12 की 12 रीलें बेकार है। सोचिए उस प्रोड्यूसर की क्या हालत होगी। मतलब वो आदमी समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन मजबूर है, पैसा लोगों का फंस चुका है, खुद का भी लगा है, लोगों का भी लगा है, फाइनेंसर्स का भी लगा है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी लगा हुआ है। लेकिन जब वो फिल्म किसी तरह से दोबारा बन के किसी तरह कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, सुपर फ्लॉप। इसका कारण यह है सिर्फ साथियों, ठीक है आपको काम नहीं करना है, आप काम मत कीजिए, घर पर बैठ जाइए, आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपनी जिंदगी के उम्र के तजुर्बे को अपने साथ रखिए, लोगों में बांटिए, और किसी का भला हो सकता तो भला कीजिए, और प्रभु का नाम लेकर अपनी जिंदगी को बिताइए। लेकिन कई लोगों में बहुत बड़ी गंदी आदत क्या होती है कि मरते दम तक हाँ वो जो ऐठ रहती है और हेकड़ी रहती है, उसी में लोग बर्बाद होते हैं। राज खोसला साहब ने भी कुछ ऐसी ही गलतियां की जिसकी वजह से राज खोसला साहब का अंतिम दौर जो था वो बहुत बुरा गुजरा। राज खोसला जी आज भी हमारे दिलों में हैं और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, गुरुदत्त जी से गाना पिक्चराइज करना कैसे सीखा जाता है वो राज खोसला साहब ने सीखा। राज खोसला साहब के गाने पिक्चराइज करने का काम आज तक वैसा कोई कर ही नहीं पाया, और राज खोसला जी से मनोज कुमार साहब ने सीखा। मनोज कुमार जी के जितने भी फिल्मों के गाने हैं, अगर आप एक एक गाना देखेंगे तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, बाप रे कैसे पिक्चराइज किया है गाना, कमाल है यार, कमाल है। और इन तीनों को देखकर थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं तो वो सुभाष गए, जो कि अपने गानों में एक अलग पहचान रखते हैं पिक्चराइज करने के लिए। आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं साथियों, ये बात मेरे को और किसी ने नहीं, जॉनी बख्शी जो कि उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे, बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि 2 रास्ते की शूटिंग का सेट लगा हुआ था महबूब स्टूडियो में, और गाना पिक्चराइज होना था, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, लेकिन ये गाना कैसे होगा क्या नहीं होगा उसके लिए हम लोग सब इंतजार कर रहे थे। राजेश खन्ना आके बैठे हुए, मुमताज आके बैठी हुई है, और राज खोसला साहब आ नहीं रहे हैं। अच्छा मेरी क्या ड्यूटी थी, बख्शी साहब ने मुझे बताया कि मेरी ड्यूटी थी, मैं सुबह जाता था गाड़ी लेके और राज खोसला साहब को महबूब स्टूडियो लेके आता था। अब मैं गया राज खोसला साहब के पास, राज खोसला जी बिल्कुल तैयार थे, बैठे थे, बोला चलो। अब मैं बैठ गया राज खोसला जी के साथ में। राज खोसला जी स्टूडियो में जाके सीधे चर्च गेट की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं? बोला नहीं नहीं चलो चलो सेट लगा, रहने दो, लोग हैं बैठे। बोले सर क्या तो पैकअप करवा दीजिए ताकि लोग चले जाएं। बोला नहीं 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 रहने दो बहनों, उन दोनों मोबाइल होते नहीं थे साथियों। तो रास्ते में गाड़ी रोककर जॉनी बख्शी साहब ने एक जगह से फोन करके महबूब स्टूडियो फोन किया कि इतने नंबर साइट पे हमारी शूटिंग चल रही है, स्टाफ को बोल दीजिए कि वो वहीं पे रहे, राज खोसला साहब आने वाले। अब राज खोसला जी चर्च गेट की तरफ गए, वहां पे एक होटल में बैठ के चाय कॉफी पी, फिर वापस आते आते बांद्रा में उन्होंने जॉनी बख्शी साहब को छोड़ दिया कि तुम जाओ। दूसरे दिन फिर वो गए लेने के लिए, दूसरे दिन भी यही प्रॉब्लम। अब 2-2 दिन तक आदमी सेट पे बैठे हुए, राज खोसला साहब आ नहीं रहे, राजेश खन्ना भी परेशान और मुमताज भी परेशान कि करें तो करें क्या, बात क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर भी राज खोसला साहब क्यों नहीं आ रहे हैं। तीसरे दिन राज खोसला साहब को जब वो लेने के लिए गए तो राज खोसला ने कहा जल्दी चलो। तब उन्होंने बोला सर बात क्या है? बोले यार ये गाना इतना बढ़िया गाना है, इसको पिक्चराइज कैसे किया जाए, मैं वही सोच रहा था, इसलिए मुझे 2 दिन 3 दिन लग गए थे। अब मैंने सोच लिया है कि इसको पिक्चराइज कैसे किया जाए। एक लड़का छत पे पढ़ रहा है, उसके एग्जाम आने वाले हैं, और एक लड़की उसको रात को छत पे आकर किस तरह से परेशान करती है, तो कुछ बिजनेस तो होना चाहिए ना, कुछ बात तो होनी चाहिए ना। इसीलिए मैं 2 दिन तक सोचता रहा था। और जैसे ही राज खोसला साहब स्टूडियो पहुंचे और सेट पे चारों तरफ से लाइटिंग वाइटिंग सब करवा के जो गाना पिक्चराइज किया, आज भी लोग याद रखते हैं कि क्या गाना है। तो इस तरह से थे हमारे राज खोसला साहब। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी।
नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी, खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और फिर आपको कोई नई बात बताता हूं। तब तक देखते रहिए खजाना यादों का।